हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। अब की बार 90 पार के मिशन में आज की अपनी जो रिवीजन क्लास है वो जुड़ी हुई है जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या वितरण पर। टॉपिक को शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत से बच्चों का प्रश्न है भी सर बोर्ड परीक्षा कब होगी। तो 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा है वो मई में ही आयोजित होगी। प्रैक्टिकल और प्लस होम एग्जाम की परीक्षा है वो कब होगी, इसी फरवरी महीने में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। जब जो कुछ होना है वो हो जाएगा और आप सबको अच्छे से जानकारी हो जाएगी। तो एक तो ये मुद्दा था कि जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक सर आप जरूर करवा दें। पुराने कमेंट भी बहुत थे और नए वालों पर भी था। मैंने आपको एक तो बता ही दिया, खंड ए में जो बड़े प्रश्न आने हैं उसको आपको किस तरीके से तैयार करना है वो बता चुका हूं। तो उसी कड़ी में आज अपने जनसंख्या घनत्व को पहले समझ लेते हैं। तो इसमें आपको एक तो जनसंख्या घनत्व की परिभाषा तैयार करनी है और एक बड़े वाले प्रश्न के रूप में मैंने आपको बताया था जनसंख्या घनत्व के प्रकार। तो थोड़ा सा पहले उस पर बात कर लेते हैं, क्या चीज आपको ध्यान रखनी है ताकि कम आपका मेमोरी कार्ड भरे और ज्यादा चीज आप लिख सकें। तो जनसंख्या घनत्व की परिभाषा तो बिल्कुल सिंपल सी, किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या व कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ध्यान दीजिए, बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा तैयार कीजिए। किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या व कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और अब आपके प्रश्न आ जाए कि जनसंख्या घनत्व के प्रकार बताइए। तो देखिएगा यहां पर 5 प्रकार मैंने लिखे हैं, गणितीय, आर्थिक, कारिक, कृषि और पोषण। 5 प्रकार के घनत्व है वो आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको परिभाषा और फॉर्मूले की बात आती है और मैं कहूं याद सिर्फ आपको फॉर्मूला करना है और शब्दों के रूप में कैसे लिखना है उसकी अब हम बात कर लेंगे यहां पर। तो देखिएगा, गणितीय घनत्व का फॉर्मूला है कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। जो हमने ऊपर लिखी है वही परिभाषा। तो आपको अगर लिखना पड़े गणितीय घनत्व की परिभाषा तो आप क्या लिखेंगे, कुल जनसंख्या व कुल क्षेत्रफल के अनुपात को, यानी बटा शब्द जो हम बोलते हैं उसको अनुपात शब्द लिख दीजिएगा। दोबारा बता रहा हूं परिभाषा और सभी की इसी प्रकार लिखनी है। लिखने की जो तरीका है उसकी बात कर रहा हूं। गणितीय घनत्व किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे कुल जनसंख्या व कुल क्षेत्रफल के अनुपात को गणितीय घनत्व कहते हैं। फॉर्मूला हुआ गणितीय घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, यानी जनसंख्या और क्षेत्रफल की बात है। सिर्फ जनसंख्या बटा क्षेत्रफल लिखते हो तो वो भी सही है। दूसरा है आर्थिक घनत्व। अब शब्दों का थोड़ा सा ध्यान रख लेना। आर्थिक वाले में आपको क्या करना है, ऊपर तो कुल जनसंख्या ही रखनी है, कुल जनसंख्या, लेकिन बटा में कुल संसाधन आ जाएगा। जब आर्थिक की बात आए तो ध्यान रख लेना संसाधन लिखना है। परिभाषा लिखनी पड़े तो कुल जनसंख्या और कुल संसाधन के अनुपात को आर्थिक घनत्व कहते हैं। फॉर्मूला कुल जनसंख्या बटा कुल संसाधन। क्षेत्रफल लगाते हो तो गणितीय घनत्व, संसाधन बटा में लगाते हो तो आर्थिक घनत्व। कारिक घनत्व की बात करें तो ऊपर कुल जनसंख्या ही रखनी है कारिक वाले में भी, लेकिन बटा में ध्यान रख लेना यहां न तो संसाधन लिखना है न क्षेत्रफल, बल्कि क्या लिखना है, कुल कृषि भूमि का क्षेत्रफल, यानी वो एरिया लिखना है बटा में जहां पर एग्रीकल्चर की जाती है, कृषि की जाती है। तो ध्यान दीजिए कारिक वाले में थोड़ा सा हटके हैं, कुल जनसंख्या बटा में कुल कृषि भूमि का क्षेत्रफल, यानी जितने एरिया में खेती होती है उसका एरिया लिखना है बटा में। परिभाषा वही कुल जनसंख्या व कुल कृषि भूमि के क्षेत्रफल के अनुपात को कारिक घनत्व कहते हैं। ध्यान दीजिए क्षेत्रफल यहां भी है, क्षेत्रफल यहां भी है, लेकिन यहां कृषि भूमि लिखा है तो कृषि भूमि का क्षेत्रफल शब्द इस्तेमाल करना है कारिक घनत्व में। उसके बाद बात करें एग्रीकल्चर वाले में कृषि घनत्व। कृषि घनत्व में आपको यहां ध्यान देना है, जनसंख्या के आगे जो शब्द लगाना है उसका ध्यान रखना है।
कृषि घनत्व में जनसंख्या सारी नहीं लेनी है, बल्कि जनसंख्या का वो हिस्सा लेना है जो खेती करते हैं, जिनको हम किसान कहते हैं, कृषक कहते हैं, फार्मर कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, कृषि घनत्व में आप लिखोगे कृषक जनसंख्या या किसान जनसंख्या बटा में कुल कृषि भूमि का क्षेत्रफल, जो कि कारिक घनत्व में, कारिक घनत्व में नीचे जो लाइन लिखी है वही कृषि घनत्व में आएगी। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, कारिक वाले में कुल जनसंख्या यूज की जाती है, जबकि कृषि घनत्व में कृषक या किसान जनसंख्या इस्तेमाल की जाती है, यानी वो लोग जो खेती करते हैं केवल उनकी जनसंख्या ली जाती है। परिभाषा लिखनी पड़े तो कृषक जनसंख्या व कुल कृषि भूमि के क्षेत्रफल के अनुपात को कृषि घनत्व कहते हैं। उसके बाद पोषण घनत्व, वापिस वही कुल जनसंख्या ऊपर है और बटा में भोज्य फसलों का क्षेत्रफल, यानी खाने वाली फसलें, जो खाद्यान्न फसलें हैं उनका एरिया कितना है उसका भाग देना है। तो कुल जनसंख्या बटा में खाद्य या भोज्य फसलों का क्षेत्रफल लेना है, तो वो पोषण घनत्व आ जाएगा। तो एक तरीके से आप समझ पा रहे हो भी, सिर्फ फॉर्मूला अगर अपने को याद है तो अपने आप उसकी परिभाषा भी लिख देंगे और ये गणितीय काम भी हो जाएगा। तो एक बार पुनः देखिए, गणितीय में जनसंख्या बटा क्षेत्रफल है, आर्थिक वाले में जनसंख्या बटा संसाधन है, जबकि कारिक वाले में जनसंख्या बटा में कृषि भूमि का क्षेत्रफल है, और कृषि वाले में कृषक जनसंख्या, ये ध्यान रखिएगा हटके है कृषि घनत्व बिल्कुल ही, कृषक जनसंख्या बटा में कुल कृषि भूमि क्षेत्रफल की बात आएगी। पोषण वाले में कुल जनसंख्या बटा में भोज्य फसलों का क्षेत्रफल है, ये ध्यान आपको रखना है। बहुत ही सिंपल सा है, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। उसके अलावा एक प्रश्न और बनता है एक नंबर वाले में, क्या भारत में या भूगोल में सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला घनत्व का प्रकार कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, वो है गणितीय घनत्व। तो भूगोल के अंदर गणितीय घनत्व जो है अपना कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल वाला, उसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। उसके अलावा इसी गणितीय घनत्व पर आधारित एक गणितीय सवाल भी आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए और यह ध्यान रखना है, जनसंख्या ऊपर लिखनी है और बटा में नीचे क्षेत्रफल लिखना है। जैसे एक उदाहरण लिखा है मैंने, किसी प्रदेश का क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या है वो 1,50,000 है, तो उस प्रदेश का जन घनत्व है वो बताइए। ध्यान दीजिए, अक्सर बोर्ड परीक्षा में पहले क्षेत्रफल लिखा आता है और बाद में जनसंख्या लिखी आती है। तो कहीं आप ये नहीं हो जाए भी क्षेत्रफल में जनसंख्या का भाग दे दें, ऐसी गलती मत कर लेना, क्योंकि गणितीय घनत्व या भूगोल में हम सबसे ज्यादा गणितीय घनत्व का इस्तेमाल करते हैं। कुल जनसंख्या बटा में क्षेत्रफल, तो जनसंख्या आपको ऊपर लिखनी है और जो क्षेत्रफल है वो नीचे लिखना है। तो 1,50,000 बटा में 100, दो बिंदी से दो बिंदी कट जाएगी, कितना बचा पीछे? 1500। तो इस सवाल का हल क्या हो जाएगा? 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर लगाना है। ध्यान दीजिएगा, प्रति वर्ग किलोमीटर, तो क्योंकि यूनिट जरूर लगानी चाहिए। तो इस फॉर्मूले के आधार पर उस प्रदेश का जन घनत्व कितना आया? 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रकार से भी आपसे सवाल है वो पूछा जा सकता है। और दो आंकड़े आप और याद रख लेना, 2015 में विश्व का जन घनत्व है वो कितना है? 47। तो 2015 के आंकड़ों के अनुसार विश्व जन घनत्व है वो 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, प्रति वर्ग किलोमीटर 47। और सबसे ज्यादा है विश्व में वो सिंगापुर का है, 7,797 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 7,797 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है वो सिंगापुर का जन घनत्व है। तो जन घनत्व पर आपकी इतनी सी बात आप थोड़ा सा अच्छे से गौर कर लीजिएगा, और कोई हार्ड वाली बात भी नहीं है। इसके बाद अब हम बात करते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक पर। एक चीज समझ लीजिए अब अच्छे से, ये जो प्रश्न अब मैं बोल रहा था अभी, इसका संबंध तीसरे पाठ से भी है जो विश्व जनसंख्या वितरण का और घनत्व का है, और 13वां पाठ जो कि भारत के संदर्भ का है। तो आप जब किताब खोलेंगे या नोट्स अपने देखेंगे तो आप देखेंगे यही प्रश्न तीसरे पाठ में भी है और यही प्रश्न 13वें पाठ में भी है। तो आपको एक प्रश्न के रूप में तैयार करना है, चाहे विश्व का आए तो भी वही लिखना है, भारत की बात आए तो भी वही
उत्तर है वो आपको देना है। बस ये ध्यान रख लेना है भी प्रश्न में किन किन चीजों के बारे में पूछा है, भी अपनी तरफ से हम कोई भी लिख दें या उसने स्पेशल कोई पॉइंट दिया है उसके हिसाब से लिखना है। तो एक बार पुनः समझे, चाहे विश्व जनसंख्या वितरण या घनत्व का प्रश्न आ जाए, चाहे भारत में जनसंख्या वितरण और घनत्व का प्रश्न आ जाए, आपको जो उत्तर मैं आज यहां बता रहा हूं भी कितना लिखना है ये भी आप अच्छे से देख लें, भी इतना उत्तर है वो काफी है वहां पर लिखने के लिए। तो अब आप इस प्रश्न को स्क्रीन पर भी देख पाएंगे, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें भौतिक कारक और आर्थिक कारक दोनों की बात है वो की गई है। तो आप अच्छे से इनको नोट कर लेना, और अगर आपका पहले कोई उत्तर तैयार है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसी के हिसाब से कर ले। लेकिन आज जो मैं उत्तर बता रहा हूं मैंने इस हिसाब से तैयार किया है, चाहे प्रश्न विश्व का आए चाहे भारत का आए, आप यही उत्तर वहां लिख दीजिएगा, ताकि आपकी मेमोरी कार्ड की मेमोरी है वो कम बढ़ेगी, यानी थोड़ी चीज है वो कई प्रश्नों में काम में आप ले सकते हो। तो देखिएगा, पहला है भौतिक कारक में अवस्थिति या स्थिति। इसमें आप देख पा रहे हो कि जनसंख्या वितरण एवं घनत्व पर उस क्षेत्र की स्थिति का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। विश्व की अधिकांश जनसंख्या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में निवास करती है, जबकि शीत कटिबंधीय क्षेत्र में जनसंख्या का वितरण व घनत्व कम मिलता है। दूसरा बिंदु हमने लिया है धरातल का, और इसमें हमें लिखना है भी अधिकांश जनसंख्या मैदानी भागों में निवास करती है, क्योंकि यहां मानव जीवन यापन के लिए अनुकूल दशाएं यानी परिस्थितियां पाई जाती है। भारत में गंगा यमुना नदियों द्वारा बने मैदानों में अधिक जनसंख्या पाई जाती है। इसके विपरीत पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि यहां कृषि योग्य भूमि की कमी व परिवहन की समस्या रहती है। तीसरा बिंदु अपना है जलवायु का, भी जलवायु में अपने को कितना लिखना है। जनसंख्या के वितरण व घनत्व को प्रभावित करने में जलवायु एक महत्वपूर्ण कारक है। शीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या रहती है। इसी प्रकार सम जलवायु के कारण तटीय मैदानों में भी अधिक जनसंख्या पाई जाती है। इसके विपरीत मरुस्थलीय क्षेत्र में विषम जलवायु के कारण कम जनसंख्या पाई जाती है, जैसे पश्चिमी राजस्थान। और चौथा बिंदु है अपने भौतिक कारक में जल प्राप्ति या जल उपलब्धता। मानवीय जीवन के लिए जल एक महत्वपूर्ण कारक है। लोग उन क्षेत्रों में अधिक रहना चाहते हैं जहां जल आसानी से मिल जाता है। इसी कारण नदी घाटियों में जनसंख्या अधिक रहती है। उत्तर भारत में वर्षा की मात्रा के साथ जनसंख्या का घनत्व पूर्व से पश्चिम की ओर घटता जाता है। मरुस्थलीय भागों में जनसंख्या कम रहने का मुख्य कारण जल की कमी है। तो उसके बाद पांचवा बिंदु है अपना मृदा या मिट्टी। उपजाऊ मिट्टी वाले समतल भागों में अधिक जनसंख्या पाई जाती है। मानव के भोजन के अलावा मिट्टी से पशुओं के लिए चारा मिलता है। उपजाऊ मिट्टियों में विभिन्न फसलों का उत्पादन अधिक होता है। इसी कारण ऐसे क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो ये 5 बिंदु आप भौतिक कारकों के अंदर तैयार करने हैं। आपसे कोई 4 पूछ ले, 3 पूछ ले, या आपको अपनी तरफ से ये वहां ये भी हो सकता है भी पेपर में कोई पॉइंट आए भी मृदा धरातल जलवायु इनका लिखना है, तो बहुत ही सिंपल भाषा में इनको तैयार किया गया है। और इसी प्रकार से जनसंख्या वितरण या जनसंख्या घनत्व कोई भी पूछ ले, आप उत्तर में कोई चेंज नहीं करना है आपको। आर्थिक कारक भी पूछे जा सकते हैं, तो वो 4 प्रमुख आर्थिक कारक कौन से हो सकते हैं उस पर बात कर लेते हैं। तो इसमें पहला है अपना आर्थिक कारकों में खनिज या खनिज संसाधन। जिस स्थान पर खनिज पाए जाते हैं तो वहां औद्योगिक कार्यों या खनन कार्यों के कारण अधिक जनसंख्या पाई जाती है। ऐसे क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के कारण लोगों को रोजगार मिलता है। भारत के दामोदर घाटी, नागपुर के पठार आदि खनिज क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या पाई जाती है। दूसरा है पॉइंट अपना आर्थिक कारकों में परिवहन। मैदानी भागों में पर्वतों तथा पठारों की अपेक्षा परिवहन की सुविधाएं अधिक मिलती है, इसलिए मैदानी क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या पाई जाती है। उसके बाद अगला पॉइंट है आर्थिक कारक में नगरीकरण। नगरों में रोजगार के अवसर,
पढ़ाई व चिकित्सा सुविधाएं तथा परिवहन व संचार की सुविधाएं अच्छी होती है, जो ग्रामीण लोगों को नगरों की ओर खींचती है। तो ये बात इसमें लिख सकते हो आप। और अंतिम चौथा पॉइंट है औद्योगिकीकरण। उद्योग बड़ी संख्या में रोजगार के लिए लोगों को आकर्षित करते हैं। कारखाने केवल श्रमिकों को ही नहीं बल्कि अन्य सेवाएं जैसे दुकानदार, डॉक्टर, शिक्षक, ड्राइवर, बैंक कर्मी आदि को भी आकर्षित करते हैं। तो ये था आज का अपना जनसंख्या घनत्व और उसके बाद जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक और आर्थिक कारक। तो ध्यान दीजिए, भौतिक कारकों में हमने 4 पढ़े, अवस्थिति, 5 अवस्थिति, धरातल, जलवायु, जल प्राप्ति और मृदा। और आर्थिक कारक में अगर आपसे कोई पूछे तो 4 बिंदु हमने तैयार किए हैं, खनिज, परिवहन, नगरीकरण और औद्योगिकरण। तो अच्छे से आप घोट लीजिएगा इस प्रश्न को, चाहे भारत के हिसाब से पूछे चाहे विश्व के हिसाब से पूछे, बोर्ड में पूरे चांसेस हैं इस प्रश्न के रिपीट होने के। तो इस प्रकार अच्छे से इसको तैयार कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।